जी नमस्कार। पिछली बार 80 पे बनारस में 80 की अड़ी कही जाती है, चाय पे चर्चा हम लोग ने किया था। और ये चाय की चर्चा बनारस के सामाजिक राजनीतिक समसामयिक घटनाओं से लेकर के अपना चौपाल है और प्रदेश और देश की राजनीति में आज जो हो रहा है उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। वो पुराने सभी साथी वही हैं। आज ये चर्चा बीएचयू के सिंह द्वार पे टंडन टी स्टॉल, ऐतिहासिक टंडन टी स्टॉल है, जहाँ से बनारस की राजनीति, कभी छात्र संघ की राजनीति और बनारस के स्तर से पूरे पूर्वांचल की राजनीति डील हुआ करती थी। उसी टी स्टॉल पे हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और टंडन टी स्टॉल पे आप देख रहे हैं कि चाय अभी बन रही है। यहाँ पे भट्टी सुलगाई गई है। आज भी देखिए ज़माना बदला नहीं है। आज गैस और पेट्रोमैक्स इन सब चीज़ों के ज़माना, लेकिन आज भी टंडन जी की चाय उसी तरह के कोयले की अंगीठी पे बन रही है। हम परिचय कराने के पूर्व हम सारे लोग आज एक बार चर्चा करेंगे कि आज देश के 7वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 26वीं पुण्यतिथि है। हम उन्हें पुनः एक बार इस सर्वदलीय मंच के द्वारा हम नमन करते हैं, उन्हें सशक्त प्रणाम करते हैं। उस दीर्घात्मा को, देश के 7वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी आज के ही दिन 1991 में मद्रास में परमदूर में चुनावी सभा के दौरान एक आतंकी घटना में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। आज उन्हें पुनः याद करते हुए हम सब अपने बीच चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपके बगल में समाजवादी चिंतक और समाजवादी नेता कुंवर सुरेश जी हैं, आप श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी से श्रीवास्तव जी हैं, बगल में आम आदमी पार्टी से श्री आकाश प्रकाश जी हैं, प्रमिल पांडे जी LIC के अधिकर्ता हैं और LIC यूनियन के लीडर भी हैं। हमारे दूसरे तरफ श्री अरविंद सिंह जी, पूर्व MLC समाजवादी नेता। बगल में हमारे मित्र और जैन साहब हमारे साथी हैं। बगल में एजाज अहमद बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और बगल में अमनुद्दीन सिद्दीकी साहब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो हम सब बातचीत करेंगे और उसके पहले और भी साथियों के आने के पहले हम चाहेंगे कि हम सब भूतपूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री, देश के 7वें प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय राजीव गांधी के ऊपर अपनी अपनी अभिव्यक्ति मैं चाहूँगा कि हमारे बगल में हमारे सीनियर और वरिष्ठ साथी समाजवादी साथी डॉक्टर आनंद प्रकाश जी कुछ अपने वक्तव्य को रखें, फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे। राजीव गांधी जी का नाम सामने आते ही एक युवा मुस्कराता हुआ चेहरा सामने आ जाता है, जो 21वीं सदी का सपना जिसके सामने था। और आज जो संचार क्रांति हमें दिखाई पड़ रही है, ये उनको उस समय दिख पड़ी थी। और संचार क्रांति और पूरे तकनीकी का सपना उनके सामने था और उस तरह से वो बढ़ रहे थे। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ हिंदुस्तान को आगे लेके चलना चाहते थे, समर्थ हिंदुस्तान को बनाना चाहते थे। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ऐसे युवा साथी असमय कुछ आतंकी गतिविधियों के चलते उनको अपनी शहादत देनी पड़ी। और शहादत तो उनके परिवार का था। इंदिरा गांधी ने भी शहादत दी, उन्होंने भी शहादत दी। और आज की तारीख में या पुराने इतिहास में भी हमारे जो हिंदुस्तान के शहादत का इतिहास रहा है, उसमें हमारा यह युवा चेहरा विलीन हो गया। हम उसको आज उसकी स्मृतियों को सादर नमन करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारा ये भारत सशक्त भारत बने, उसके सपनों को आगे बढ़ाया जाए। मैं इसी कड़ी में समाजवादी चिंतक और समाजवादी नेता श्री कुंवर सुरेश जी से चाहेंगे कि राजीव गांधी जी के ऊपर अपने अभिव्यक्ति को रखें। इंदिरा जी के मौत के पहले किसी ने कल्पना नहीं किया था कि राजीव गांधी जी राजनीति में हैं, क्योंकि वो राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता था। लेकिन वो राजनीति में आए और मैं समझता हूँ कि एक तरह
बढ़िया इंसान। मैं राजीव गांधी को राजनीतिक से ज़्यादा, क्योंकि मैं उनको राजनीतिक नहीं मानता। उनके सपने बड़े थे, 21वीं सदी की तरफ देश को ले जाना चाहते थे और उस तरफ उन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन एक अच्छे इंसान थे, चेहरे पर मुस्कुराहट और कोई छल कपट नहीं। तो इस देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, वह समय चले गए। क्योंकि आज जो देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, नफरत की दिशा में, आपस में लड़ाने की दिशा में, एक दूसरे को बदनाम करने की दिशा में, ये आज बहुत खराब स्थिति है। आज राजीव गांधी जी उसको याद आ रहे हैं कि कम से कम एक ऐसा इंसान होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री जो वाकई भेदभाव न करता है, जो वाकई मन से जो है सबके प्रति अच्छा भाव रखता हो, मन और कर्म में कोई अंतर न हो। ऐसे आदमी का समय चले जाना एक दुखद विषय है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी सब लोग तेजी से। और मैं इस कड़ी में श्रीवास्तव जी कांग्रेस के नेता हैं, 2 शब्द राजीव गांधी जी के लिए। मैं राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धापूर्वक नमन अर्पित करता हूँ। और वो तो मेरे पिता को लेकर हम उनके जहाँ कहीं भी मीटिंग में जाते थे वो कहते थे कि हमारे लड़के कहाँ हैं, तो मैं उन लड़कों में से रहा हूँ, इसलिए इससे ज़्यादा मैं इसी कड़ी में वरिष्ठ साथी आत्म प्रकाश जी से कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री और युवा प्रधानमंत्री कहा जाता है हमारे देश में कि उनसे उतनी कम उम्र में देश का प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो प्रचंड बहुमत मिला था वो बहुमत शायद उस कांग्रेस के लिए समर्पित पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में भी नहीं मिला था। और राजीव गांधी के बारे में एक चीज़ आज कही जाती है कि आज जो ये भारत जिस माध्यम से हम उनकी आज चर्चा कर रहे हैं, उस कंप्यूटर युग को लाने वाले मैं समझता हूँ कि उसके प्रणेता हिंदुस्तान में स्वर्गीय राजीव गांधी थे। तो मैं आत्म प्रकाश जी से चाहूँगा कि अपनी बात को रखें। नमस्कार। संजीव जी की बात को और अपने वरिष्ठ जनों की बात को आगे बढ़ाते हुए, एक ऐसा युवक जो पायलट था, अनिच्छा से राजनीति में लाया गया और देखिए किस्मत का खेल कि उन्होंने नेहरू जी से भी ज़्यादा, या उनका जो रिकॉर्ड है अभी तक कोई नहीं तोड़ सका, 425 सीटें लोकसभा में जीत के वो संसद में आए। और सपना क्या क्या उस युवक ने देखा था देश के लिए, वो आज आप देख रहे हैं। हमको याद है कि जब पहली बार रेलवे रिजर्वेशन के लिए कंप्यूटर लगाए गए तो लोगों ने कहा कि ये रोज़गार ख़त्म हो जाएगा और इससे कोई लाभ नहीं। और जब C.डॉट बना, जो आज मोबाइल और टेलीफोन की क्रांति आप देख रहे हैं, वो सब उसी व्यक्ति का दिया हुआ था। तो एक बार फिर ऐसे युवक को अनुलांजलि, श्रद्धांजलि। धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं श्री प्रमिल पांडे जी से चाहूँगा कि राजीव गांधी जी के बारे में। आत्म प्रकाश जी की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये आज जो भी डेवलपमेंट की चीज़ें आज के वर्तमान समय में लोग लेकर चल रहे हैं, हमारी सरकार चल रही है, उसकी नींव मुख्यतः राजीव जी ने ही डाला था। और इसलिए भी आज उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि 2 बार उनसे मिलने का भी मुझे अवसर मिला है। और ईमानदारी में उनसे बड़ा कोई देश में आज तक नेता हुआ नहीं। खाली श्रद्धांजलि। बेहद ईमानदार व्यक्ति थे। मैं इसी क्रम में चाहूँगा कि श्री अरविंद सिंह जी कुछ श्रद्धा सुमन करते हुए। राजीव जी को आज पूरा देश याद कर रहा है। उग्रवाद की भेंट वो चढ़ गए, उनसे इस देश को बड़ी उम्मीदें थी। इस देश को आगे ले जाने में जो उनका उत्साह और साहस था, और मास कम्युनिकेशन में हिंदुस्तान को अवगत करा करके जो उन्होंने परिचय दिया, उसका पूरा प्रतिफल आज पूरे देश को मिल रहा है। आज की संध्या पर राजीव जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जैन साहब को चाहूँगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
जिनकी आज 26वीं पुण्यतिथि है, मैं ऐसे महान नेता को मैं अपने अंतःकरण की पूर्ण श्रद्धा से नमन करता हूं, जो आज देश का विकास हुआ है। चाहे मोबाइल तकनीकी हो, कंप्यूटर क्रांति हो, सारा श्रेय उन्हीं को देता हूं। और ऐसे नेता की सख्त ज़रूरत है जो 21वीं सदी में पूर्ण रूप से प्रासंगिक हैं। और हमारे बीच रेहड़ी पटरी के लड़ाई लड़ने वाले और युवा साथी हैं, मैं कह सकता हूँ, चिंतामणि सेठ जी हैं, जो लगातार इन लड़ाइयों में रहे हैं रेहड़ी पटरी। तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 26वीं पुण्यतिथि है, 2 शब्द करते हुए आप भी। मैं माननीय राजीव गांधी को पूरा समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं कि गरीबों के हित के लिए जो राष्ट्रीय भेड़ नीति कानून जो कांग्रेस लाया था और गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो भी है, गरीबों के विषय में जो तकनीकी से सोचे वो कांग्रेस ही है। और आज जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो गरीबों को सिवा उजाड़ने के उनके विषय में कोई सोच नहीं रही हैं। इसलिए मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री को अपने ताहे दिल से सदा हमारे साथी अमीनुद्दीन भाई हैं और मैं चाहूँगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस के तौर पे आज हम लोग इसको देश में मनाते हैं। आज जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि कहते हैं कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में कि 70 सालों से कांग्रेस ने भारत को कुछ नहीं किया और सिर्फ लूटा है, इस विषय में बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था कि नहीं, ये बातें संसद में उनका बयान है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के क्रियाकलापों को जो है पूरी तरह से खारिज किया जाए। और आज जो हम कंप्यूटर के दौर में जो क्रांति आई है मुल्क में, ये हमारे शहीद माननीय राजीव गांधी जी के द्वारा देश में ये क्रांति है। और इसी बीच में हमारे क्योंकि BHU पे सिंहद्वार पे हम बैठे हुए हैं, तो हमारे इस आयोजन में अगर नौजवान न आवे तो मुझे लगता है वो कमी रह जाती। BHU के ये मेधावी छात्र हैं जो पिछली लड़ाई जो वाइस चांसलर के द्वारा जो नौजवान साथियों को चर्चित एक लड़ाई आपने सुनी होगी कि यहाँ के लाइब्रेरी को लेकर के आंदोलन चला था और जेन्युइन मांग करने वाले उन नौजवान साथियों की BHU के उन साथियों को निलंबित किया गया। और ये नौजवान संघर्षशील साथी जिनके साथ हमारे साथियों ने भी एक संघर्ष झेला था पिछले साल 25 मई को, जो बर्बरतापूर्ण वाक़या हुआ था स्वयं मेरे साथ और मेरी बहनों के साथ, उसके बाद हम लगातार इन साथियों का सहयोग हम लोगों ने किया, शहर के और भी प्रबुद्ध लोगों ने किया। और आज वो लड़ाई माननीय उच्चतम न्यायालय से ये साथी जीते हैं कि आज सत्ता और भ्रष्टाचार के आकंठ में जो डूबे वाइस चांसलर को और केंद्र की सरकार को माननीय न्यायालय के सामने झुकना पड़ा। आज मैं चाहूँगा इन नौजवान साथियों से अपना परिचय देते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शहादत पे 2 शब्द बोलते हुए आप भी परिचय दें। मैं शांतनु सिंह BHU में BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज राजीव गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर जुटे हैं प्रेस गोष्ठी में। देश के वर्तमान माहौल पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। आज विद्यार्थी हों, दलित हों या जो भी वंचित तबके के अन्य लोग हैं, कि वो परेशानी है। देश में एक ऐसा माहौल है कि लोग डर के साए में जी रहे हैं। भारत में कई सरकारें रही होंगी, सरकारों में कमियां भी होती हैं, लेकिन जब ऐसी सरकार आती है जो लोगों को बांटने पर विश्वास करती है, ज़रूर हम बहुमत पा सकते हैं। 30%, 40% वोट पा सकते हैं, 30% या 40% वोट पा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हम एक ऐसा माहौल देश में बनाएं, एक ऐसा इंक्लूसिव माहौल बनाएं जिसमें सभी तबकों के लिए बराबर जगह हो। रही बात आज जिस डिजिटल इंडिया की 2015-16 में हम बात कर रहे हैं, राजीव गांधी ने उस दौर में डिजिटल इंडिया को देश में लाए थे। भले ही उस दौर में उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन ये दिखाता भी है कि सूचना क्रांति के दौर में भारत उस दौर में भी सजग था। हमारे बीच प्रियेश हैं, ये भी
मेरा नाम छात्रों की लड़ाई प्रियेश है। पांडे है। और आप राजीव गांधी जी की सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सब लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है। हमारे हिसाब से देश को अब जो राजीव गांधी का एक आइडिया था, हम उससे बहुत दूर हो गए हैं। हमको अपने अप्रोच को भी साइंटिफिक करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल अप्रोच को भी, हम साइंटिफिक नहीं है इस वक्त। तो स्पेशली सरकार के आने के बाद पिछले 3 सालों में हमने वो जो साइंटिफिक अप्रोच होता था सोसाइटी का, वो अब छूट रहा है कहीं ना कहीं, डिवीज़न बढ़ रहा है। तो वो भी एक बड़ी वजह है, हमको उस पर भी चलना होगा साथ में। और आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार बिजली को लेकर के, ये वही जगह है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की यात्रा शुरू हुई थी। बिजली को लेकर के छिटाकशी की थी पूर्व सरकार के ऊपर। आज ये तय करना मुश्किल हो जाता है बनारस में ही कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में बनारस में बिजली कब जाती है और कब आती है, ये तय कर पाना मुश्किल है। इसी बीच हमारे नौजवान साथी, समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी श्री जितेंद्र यादव जी भी आए हैं। पार्टी महासचिव हैं आप शहर के। और राजीव गांधी जी की शहादत पे मैं चाहूँगा कि आज 26वीं शहादत दिवस है उनकी, तो 2 शब्द आपसे। देखिए, राजीव गांधी जी इस देश के नेता रहे हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो है देश के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं। उनके अगुवाई में जो है बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका निधन दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए और युवाओं के लिए भी। मैं चाहूँगा कि आज चूँकि उनकी 26वीं पुण्यतिथि है, मैं पूरे शिद्दत से आप सबके बीच में समाजवादी पार्टी से की ओर से उनको सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये आज देश के युवा प्रधानमंत्री और देश के 7वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में आज सर्वदलीय जो चर्चा के दौरान लंका पे टंडन की स्थाल पे ऐतिहासिक टंडन की स्थाल, जो कि किसी ज़माने में शासन की राजनीति से लेकर के प्रदेश की राजनीति को तय करती थी, आज चर्चा हुई। और इस चर्चा के दौर में हमारे साथ छात्र नौजवान भी हैं, BHU के, रेहड़ी पटरी के नेता चिंतामणि सेठ उनके साथी भी हैं, LIC के भी साथी हैं, दलों के भी साथी हैं। और एक बहुत अच्छी जो बनारस की दुर्गंगा जमुनी तहजीब को देखते हुए कि हमने अपने देश को प्रधानमंत्री को याद किया, जिसके द्वारा हमारे साथी कह रहे थे कि हमें थोड़ा साइंटिफिक बनना पड़ेगा। तो आज वो दौर हम देख रहे हैं कि आज हम उस दौर में चल रहे हैं, वो राजीव गांधी की देन थी। बहरहाल आज हम जो समसामयिक चर्चा करने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के हालात और देश के हालात है, उस पर चर्चा करना जरूरी है। चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि एक तरफ हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पर मुझे अच्छी तरह ख्याल आता है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहली यात्रा आज शुरू हुई। और आज वो देश जिस तरह से प्रचंड बहुमत से उसको जनादेश दिया था, आज देश में सवाल उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है कि आज जो उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी का जो बढ़ता हुआ आलम है, माँ गंगा के नाम पे जो शोषण है, सड़कों पे दिन रात होती हुई जो लूट है, बलात्कार है, हत्या है, और इस सारे विषयों पर चर्चा करनी है। उसके पहले मैं बनारस के बारे में बताना चाहूँगा कि बनारस के जो पक्के महाल का एरिया है, वहाँ के लोग लगभग 250 मकानों को बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है, जिसमें अधिकारियों के दबदबा है, उनके द्वारा वो जो 250 मकान चिन्हित किए गए हैं। और बताया जाता है कि सुंदरीकरण को लेकर के जो काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा जी तक का वो रास्ता बनाएंगे कि 250 मकान जिनके पूर्वज रहा करते थे। और ये यहाँ बैठे लोग नहीं कह रहे हैं, आज पुरातत्व विभाग ने ये बताया है कि वो पक्के महाल की संरचना करीब करीब हजारों वर्ष पहले की है, जो वहाँ पे निवास रहा करता था। आज वो 250 परिवार चिंतित हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक कौन सा सौंदर्यीकरण करना चाहती है कि हमें अपने पूर्वजों की ज़मीन से खदेड़ना चाहती है। हमारे रोजी रोजगार के बारे में, क्योंकि उन गलियों में लोग रहते ही नहीं, उनका रोजगार भी चलता है। तो इस मुद्दे पर भी हम लोग यहाँ पे एकजुट हैं कि हम बनारस के सारे लोग उन 250 लोगों की, उनके पूर्वजों की ज़मीन से हम हटने नहीं देंगे। हम उनके साथ खड़े होकर के उनके संघर्ष में साथ देंगे। तीसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की हालत है, उस पर भी चर्चा करेंगे कि आज एक तरफ अगर हम सारे लोग कहीं चर्चा राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, अगर
धर्म की बात न करते हुए विभिन्न धर्मों के लोगों को बचाने की बात करते हैं। तो यहीं पे योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लोग, हम उनको भी आमंत्रित किए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये जो सर्वदलीय है, ये सर्वदलीय ऐसा नहीं है कि भाजपा को हम अलग किए हुए हैं, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। तो भी वो भी लोकतंत्र के एक अच्छे सच्चे सिपाही हैं, वो भी अपने दल के कार्यकर्ता हैं। लेकिन स्थिति ये है कि इन बिंदुओं पर जब बात की जाती है तो हमारे इन साथियों को पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, हमारे इन साथियों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं आज तय करना पड़ेगा। एक कश्मीर जो हमारे सुदूर जो भारत के नक्शे में कोने में पड़ता है, वो है कि एक सहारनपुर जो कश्मीर बन चुका है, एक सहारनपुर जो मेरठ बनता जा रहा है, एक कश्मीर जो हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनता जा रहा है। आज गाय के नाम पे आज सीधे सीधे लोगों को मारा जा रहा है, एक धर्म विशेष लोगों को चिन्हित किया। क्या गाय केवल हिंदू पालता है? ऐसा नहीं है। गौ माता इस भारतवर्ष में हर धर्म के लोग गौ को मानते हैं, गाय को मानते हैं, पालते पोसते हैं। लेकिन आज बच्चा चोर के नाम पे बिहार में दिन दहाड़े लोगों को मारा जाता है। ये कौन से लोग बातें? और कहीं न कहीं देखा जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि जब आप सरकार नहीं आए थे, इसी उत्तर प्रदेश में आप कहते थे कि जंगल राज चल रहा है। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में 2 महीने में 795 हत्याएं हो चुकी हैं। आज इसी उत्तर प्रदेश में 771 बलात्कार के केस हो चुके हैं। आज इसी उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि सदन में खड़े होकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कहना पड़ा कि मुझे 1 वर्ष का मौका और दें। और एक जुबान योगी आदित्यनाथ जी के जो अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये अपराध कौन कर रहा है। जिस तरह से विपक्षी दलों के ऊपर उन्होंने इशारा किया, तो मैं इस माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अपराध हुआ करता था, तो क्या आपके दल के लोग किया करते थे या आपके समर्थित लोग किया करते थे? ऐसी भाषा का प्रयोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। आज लोगों की जिस तरह से झारखंड में 18 हत्याएं हो चुकी हैं, जिस तरह से हरियाणा में लगातार वहाँ पे हत्याओं का दौर चल रहा है। राजस्थान में पीलू खान को केवल वो गाय का कारोबारी था, वो गाय पालता था, उसको दौड़ा करके सड़कों पे मार दिया जाता है। और बड़ी आराम से मन की बात के द्वारा ये कहा जाता है कि हम उन घटनाओं को क्षोभ व्यक्त करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि फर्जी गोरक्षकों को अगर मारना है तो मुझे गोली मारो। नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गोली आपको हम भी नहीं चाहते कि कोई मारे, क्योंकि एक गोली और एक बम की शहादत को आज हम स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में याद कर रहे हैं। आज राजीव गांधी जैसे नेता को देश की जरूरत है, आपकी भी जरूरत है, हम नहीं चाहते। लेकिन ये जो लोग पीलू खां की हत्या करते हैं, जो लोग गाय के नाम पे जो बलवा करते हैं, इनके ऊपर आपको कठोर कदम उठाना पड़ेगा। केवल मन की बात नहीं करनी पड़ेगी, इनके ऊपर कार्रवाई करिए। इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करें कि एक बार वो किसी पीलू खां को हाथ उठाने के लिए बार बार सोचना पड़े। और आपके लोगों से एक उम्मीद करता हूँ कि नौजवान साथी हैं, इस BHU में जिस कुलपति को आपने बैठाया है, कभी यहाँ पे अच्छे कुलपति हुआ करते थे, कभी यहाँ पे कुलपति आचार्य नरेंद्र हुआ करते थे, कभी यहाँ पे कालूराम श्रीमाली हुआ करते थे। ऐसे कुलपति हुआ करते थे, राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। आज ऐसा कुलपति जो कि पता चलता है कि छात्र को जिनविन मांग करते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब यहाँ पे कुलपति आचार्य नरेंद्र होते थे, इसी तरह छात्र उनके विरोध में बैठे थे। और जब छात्रों की मांग सुनने आचार्य नरेंद्र गए थे तो उनके जूते की माला पहनाई थी। और उसी समय के प्रोक्टोरियल बोर्ड ने कहा कि इन छात्रों को निलंबित करना चाहिए, तो आचार्य नरेंद्र ने कहा कि नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, इनसे अगर गलतियाँ हुई हैं इनकी बात सुननी पड़ेगी। और आचार्य नरेंद्र से उन छात्रों ने माफ़ी मांगी, वो धरना टूटा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के आदरणीय नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में और मानव संसाधन राज्य मंत्री BHU के पूर्व छात्र नेता श्री महेंद्र पांडे के क्षेत्र में, BHU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भरत सिंह के क्षेत्र में, BHU के पूर्व छात्र नेता और भदोही से सांसद वीरेंद्र सिंह के क्षेत्र में जो लोग शासन की बात की आवाज़ करते थे, आज वहाँ छात्रों का दमन हो रहा है। और आज मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री जो यहाँ पे कभी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, श्री मनोज सिन्हा जी के क्षेत्र में आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि छात्रों की बातों को दबाया जा रहा है। आज BHU में ड्रेस कोड निर्धारित किया जाता है, छात्राओं से उनके अभिभावकों से फॉर्म भराए जाते हैं कि आपकी बालिका इतने समय के बाद नहीं जा सकती, किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं सकती। मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, उनके यहाँ जो छात्र इकाइयाँ हैं, बार बार कहते हैं कि ये छात्र पौधशालाएँ पैदा करती हैं, आने वाले देश की राजनीति को पैदा करती हैं। और आज इन युवाओं को घेरा जाता है कि आप BHU से बाहर किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये कैसा एक तरह का तालिबानी फरमान चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि जैसे लगता है कि कभी अरब कंट्रीज़ में
जिस तरह से खलीफाओं का राज हुआ करता था, उस तरह से लगता है कि धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश में खलीफा और BHU के भीतर जो तंत्र चल रहा है वो लगता है कि पूरे तालिबानी शिक्षा को, इसी विषय पे हम चाहेंगे कि क्रम से लोग अपनी बात को रखें और इस चर्चा को आप सब ध्यान से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बनारस की चर्चा करते हैं तो ये पूरे देश की चर्चा हो जाती है। अभी आनंद प्रकाश जी अपनी बातें को कहेंगे। पिछले दिनों बड़ा बनारसियों को लोगों ने खुश करने की कोशिश किया कि देश में जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छता मिशन में बनारस 36वें नंबर पर आ गया पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में तो टॉप कर गया। लेकिन इनका दोहरा चरित्र की स्थिति इनकी ये है कि कल इनके प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना जी आए हुए थे, उन्होंने आज समीक्षा बैठक किया और फरसा ले करके और बनारस के सड़कों की नालियों में उन्होंने श्रमदान किया और इनके सारे अधिकारी उनके फोटो खींच रहे थे। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? तुम्हारा सफाई अभियान जो है, सारी नाली का कूड़ा जो थोड़ा बहुत उसको निकाल के सड़क पे कर दिया, अभी 2 दिन में पानी बरसेगा फिर वो नाली में चला जाएगा। कल हम लोग उनसे मिले थे सुबह सर्किट हाउस में भी। बनारस की पहचान है वरुणा नदी, अस्सी नदी, गंगा नदी, अस्सी के संदर्भ में हम लोग मिले थे। उन्होंने भी बड़ा दर्द व्यक्त किया। उनके प्रधानमंत्री महोदय और हमारे यहाँ के सांसद महोदय ने संसद में घोषणा किया है कि अस्सी नदी में भी इसको पर्यटन नदी के रूप में विकसित करेंगे और इसको मूल स्वरूप में वापस लाएंगे। कल उस संदर्भ में हम लोगों ने फिर उन्हें याद दिलाया कि बनारस के लोग लगे हुए अपने स्तर से इसमें श्रमदान कर रहे हैं और इसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने समय दिया कि नहीं हम आएंगे और देखेंगे, और 5 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक हम लोग इंतजार करते रहे। लेकिन मंत्री जी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उस समीक्षा बैठक में जो खास करके जो इनकी महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छता मिशन, इस पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और बनारस में तो न जाने कितने बिल बाउचर बन करके खर्च हो रहा है। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। आप लोग काउंटर भी करेंगे, क्या इनको कहा जाए? क्या इनको बीच में आप लोग भी अपनी बातें कह सकते हैं? नहीं ऐसे नदी जल पर्यावरण पे वो बढ़िया बोल रहे हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जी आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? एजुकेशन सिस्टम को कैसे एम्प्लॉयमेंट पे बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे बोलिए। मैं बोलूँगा। देश में बात होती है जब नौकरियों की, तो हमारी सरकारें जब आप BHU के स्टूडेंट्स हैं, अपना तारुफ करते हुए बोलिए। मैं BHU का स्टूडेंट हूँ। जब हमारी सरकार बात करती है, जब वो सत्ता में आने के पहले कहती है कि वो देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देगी या देश में बेरोजगारी जो है वो उसको ख़त्म करेगी, और उसके बाद जब वो सरकार में आई है उसके बाद खुद श्रम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 3 सालों में नौकरियाँ घटी हैं। जो पहले नौकरियों का प्रतिशत था उससे 10% कम हुई हैं। तो हम स्वयं, जो सरकार कह रही है कि वो बेरोजगारी को ख़त्म करेगी, रोजगार का सृजन करेगी, अगर वो रोजगार का सृजन नहीं कर पा रही तो ये सरकार युवा विरोधी भी है, छात्र विरोधी भी है। UGC का फंड कट किया गया है, कई जगह नेटकुल फेलोशिप JNU में सीट्स कट किया गया है। तो ये खुद बताता है कि हमारी सरकार पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो है उसके प्रति कितनी सजग है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा रोजगार जैसे पहलुओं पर अगर सरकार बात नहीं कर रही है, उसको हल नहीं कर पा रही है, तो ज़रूरत है सरकार इस पर ध्यान दे। आज सांत्वनों की बात है, IIT जैसे संस्थानों से 34% स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया प्लेसमेंट नहीं पाते। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में बेरोजगारी का आलम क्या है और नौजवानों के प्रति सरकार क्या कर रही है। और इसी कड़ी में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर, एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें नहीं लगता कि अगर जब हम ये साफ साफ देख रहे हैं कि ग्रोथ इतना बुरा रेट गिरा है, जो एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे थे, ये सरकार जो खराब ही थी, हमने कह रहे हैं पिछली सरकार का, ये हमने इस नई सरकार चुनी थी कि एम्प्लॉयमेंट रेट बेहतर होगा और हम देख रहे हैं आज वो गिर रहा है। तो हम ये मान लें कि जो आपके भी इनिशिएटिव्स है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, वो क्या कर रहे हैं और अगले 2 साल में वो ऐसा क्या कर लेगा कि जो भी हर साल 10 करोड़ रोजगार पैदा होने थे 5 साल में, तो अगले 2 साल में क्या 10 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे इस देश को मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया से? ये भी देखने वाली चीज़ है। रोजगार के मसले पर रोजगार के मसले पर कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी ये आत्मा प्रकाश जी हैं। हाँ, परिचित है, नमस्कार। देखिए, जो युवा साथी अभी बात कर रहे हैं, देश की और पूरे विश्व की इस समय रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। और जब रोजगार पे बात करिए तो न तो सरकार बात करती है, न राजनीतिक लोग बात करते हैं। अजीबोगरीब तमाशा है। हालात ये हैं कि सारी दुनिया में और भारत में विशेष रूप से सभी फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन किया जा रहा है, यानी
वो उनकी मजबूरी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑटोमेशन वो रोज़गार कम करने के लिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइस पर उनको समयबद्ध तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। अब उस ऑटोमेशन के चलते जितना रोज़गार था जब ये सरकार सत्ता में आई थी, आज उसमें से 20% रोज़गार ख़त्म हो गया, नया रोज़गार एक नहीं आया। इसका परिणाम क्या होने वाला है? कल तक जो सरकार के सर्वोच्च मुखिया डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे, अब वो युवाओं की डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं करते, आज वो कौशल विकास की बात करने लगे। कौशल का ये हाल है कि बनारस में DLW से प्रशिक्षित बच्चा, बनारस में IIT से प्रशिक्षित बच्चा, ITI से प्रशिक्षित बच्चा, MBBS किए हुए बच्चे, BTech किए हुए बच्चे, प्रबंधन पढ़े हुए बच्चे, वो सब बेरोजगार हैं। वो कहते हैं कि साहब हम जाएं कहाँ, हमको आपने ट्रेनिंग तो दे दी DLW में, रोजगार कहाँ मिलेगा? हमको ट्रेनिंग दे दी आपने IIT में, बन गए हम इंजीनियर, आप कहते हैं 5,000 रुपये में टोल टैक्स वसूलो। तो ये विकट समस्या है और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इसका न होने का एकमात्र कारण है कि जब से ये सरकार आई है, बजाय रोजगार सृजन के, बजाय शिक्षा व्यवस्था सुधारने के, बजाय स्वास्थ्य सुधारने के, बजाय बिजली पानी सड़क की बात करने के, ये सारा निवेश ऐसी जगह करते हैं जिससे इनके कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा होता है। तो जब आप रोजगार में निवेश ही नहीं करेंगे, रोजगार आएगा कहाँ से? मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। जब से ये सरकार आई है, करीब 55 लाख करोड़ रुपए का धन निर्मित हुआ है देश में, वेल्थ क्रिएशन, लेकिन उसमें से ज़्यादातर 90% पैसा, करीब 47 लाख करोड़ सिर्फ 5 घरानों के पास चला गया और वो उन्होंने तिजोरी में बंद कर ली। आज तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हालत ये है कि ATM में पैसे भी नहीं है। कल तक वो कहते थे नोटबंदी का हिसाब देंगे, अब कहते हैं नोटबंदी का हिसाब देंगे, देश के सुरक्षा को खतरा। तो इस तरह की बातें करने वाली सरकार है। जनता को, युवाओं को तय करना है, उनको रोजगार चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, बिजली पानी सड़क चाहिए, जनता के मुद्दे चाहिए, या जो आजकल बातें की जाती हैं वो चाहिए। धन्यवाद। हाँ, बच्चे कुछ बोलना आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जतिन जी कुछ बोलना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अभी जैसा कि भाई साहब ने कहा आत्मप्रकाश जी ने कि रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, या यूं कहे भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने। आधुनिकीकरण, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आधुनिकीकरण में मशीनी युग है, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, सरकार बढ़ रही है, हमें ऐतराज़ नहीं है, आप करो आधुनिकीकरण। लेकिन जो परंपरागत जो उद्योग हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो उत्तर प्रदेश की पहचान है, उत्तर प्रदेश को जो विकास के मार्ग पे और उत्तर प्रदेश के भारी युवाओं की जो संख्या है, जो फौज है, उनको एक युवा को रोजगार देने की यहाँ की जो परंपरागत जो उद्योग हैं, बनारसी साड़ी उद्योग है, पीतल बर्तन उद्योग है, अन्य ऐसे कई लकड़ी उद्योग हैं, और कहीं अलीगढ़ का ताला है, तो कहीं जो है और चीज़ें हमारी जो बन रही हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा की दिशा में कोई ठोस 3 वर्ष बीत गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता से जो वायदा किया था, उस वायदा को पूरा करने में हमारे कलराज मिश्र जी जो है लघु उद्योग के मंत्री भी हैं, उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। अन्यथा उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत कुछ जो है हमारे लघु उद्योग और कुटीर 5,000 करोड़ का सिर्फ बजट है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बहुत कुछ रोजगार मिलता, बुनकर भाइयों को रोजगार मिलता। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो सरकार, मोदी सरकार जो कहती है, जब विपक्ष में थी तो कहती थी साहब हमें सबसे ज़्यादा दर्द है नौजवानों का, हमें सबसे ज़्यादा दर्द है युवाओं का, और आज युवा उनके भरोसे पे उनकी सरकार बनवाने में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो युवा आज हमारे पास बैठ के ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे माननीय समाजवादी चिंतक आनंद प्रकाश जी ने अपनी बात को रखा पर्यावरण पे। अभी आपने मुलाकात भी करा है पर्यावरण पे माननीय मंत्री जी से, राज्य मंत्री जी से कल। मैं उस संदर्भ में भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्वच्छता अभियान बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में कह लीजिए 3 वर्ष से बनारस में चल रहा है, रेल उनकी ओर से, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं,
और आपसे मैं बताऊं कि अभी संकट मोचन से मैं यहाँ आ रहा हूँ, यानी कि औरंगाबाद लक्सा से मैं यहाँ आ रहा हूँ। बीच में संकट मोचन का नाला है। क्यों भैया? संकट मोचन के नाला क्रॉस करने में इतना भयानक बदबू है। वही 80 नदी का हिस्सा है वो। 80 नदी है ही है, लेकिन नाला बना जिसे हम लोग आज नाला बना दिया। संकट मोचन का नाला से जानते हैं, जो कि नदी का हिस्सा है, वरुणा 80 नदी का हिस्सा है। वो इतना भयानक रूप से बजबजा रहा और बदबू दे रहा है कि उस पर इनकी उत्तर प्रदेश में भी सरकार आ गई। 2 महीने हो गए, इनकी सुध उस तरफ नहीं है। आज ये बैठक है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उस नाले की सफाई हो जाए, ताकि आसपास के क्षेत्रीय लोगों को उससे राहत मिले और यह संदेश भी जाए कि यह सरकार जो है आम जन के लिए चिंतित है, जागरूक है। अब चूँकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व MLC ये श्री जो है अरविंद सिंह जी, अभी एक दिन हम लोगों की चर्चा हो रही थी। हम थे, सुरेश जी थे, एक आध पत्रकार मित्र थे, प्रदीप जी थे। तो हम लोग ये चर्चा चल रही थी कि भाई कैसे ये मोदी चला रहे हैं देश को। उसमें बुनियादी चीज़ों की तरफ हम लोगों का दिमाग ले जाना चाहिए लोगों का, क्योंकि आज मोदी ने इस देश को कम से कम 20 साल पीछे कर दिया। बात को हमारे गौर करिएगा, क्योंकि जिस GST का जम के विरोध गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से उस आदमी ने किया और पूरे देश में भाजपा ने किया, उनके मुख्यमंत्रियों ने किया, जिस GST का आज उस GST का जितनी तारीफ वो कर रहे हैं, शायद कांग्रेस भी पीछे छूट गई। तो अगर GST के सवाल पर अगर वो इस देश को बहुत आगे ले जाने वाला था, तो उसी समय अगर मान लिए होते वो, तो आज 20 साल हम आगे होते। एक चीज। दूसरी चीज, नौजवानों से उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, और जो अभी डाटा आ रहा है 3 साल के अंदर 1,80,000 इस तरह करके 4 लाख तक का अभी तक वो 3 साल में दे पाए, 4 लाख तक लोगों को रोजगार दे पाए। तीसरी बात, मनरेगा के सवाल पर जिस तरह से उपहास उन्होंने लोकसभा में किया, बाहर नहीं किया, लोकसभा में किया, और ये हंसी के पात्र सबको बनाया। और उसी मनरेगा का आखिरी में आकर के उनको लगा कि कहीं न कहीं मार पड़ रही है गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, तब उसी जो है मनरेगा में उन्होंने उसका फंड बढ़ाया, और ये जो दिन रात रोज एक नया नारा, मेक इन इंडिया और फला इंडिया और देखा और क्या क्या कर देंगे। कहीं कुछ इतने लोग बैठे हैं, इसमें किसी के घर में किसी के रिश्तेदार को, किसी के दोस्त को एक नौकरी अगर मिली हो तो लोग बता दें। तो हालत तो ये है। तो बात बुनियादी होनी चाहिए, जो जिन सवाल पर कांग्रेस अच्छी थी, खराब थी, क्या थी, ये बाद में बहस होगी, लेकिन जिन चीज़ों को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, और आज नोटबंदी के बारे में आप कह रहे थे, चौराहे पर हमको बुला लीजिएगा। किस चौराहे पर आप गए? आप गांधी का चश्मा छीन लिए सफाई के नाम पर, आप खादी के नाम पर गांधी का चरखा खींच लिए, वहाँ बैठ के चरखा करने लगे। आपने अभी रेमंड से करोड़ का वो खादी का एग्रीमेंट किया, जबकि खादी की जो लड़ाई थी, जो कि खादी की लड़ाई थी वो किसानों की थी। खादी से जोड़ के इस देश को आज़ादी की लड़ाई का सवाल था, स्वदेशी का सवाल था। अंग्रेजी कपड़ों को जगह जगह इस देश में जलाया गया, लेकिन आपने उस गांधी को कई चरखा अपने गांव में पहुंचाया। कई जगह मधुबनी जो सबसे बड़ा सेंटर था वो बंद हो गया। इस तरह तमाम सेंटर बन गए, और मिल्क में जो खादी बनाई जा रही है उसका एक समझौता आपने रेमंड से कर लिया। रेमंड के शोरूम में
अब वो जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि आप अपनी बातों को तो याद करिए और नौजवान याद करें उनकी बातों को कि इन्होंने क्या क्या विरोध किया और ये क्या क्या कर रहे हैं आज के डेट में। इन्हीं बातों के साथ इस पर बहस होनी चाहिए, जीएसटी पर बहस होनी चाहिए, मनरेगा पर बहस होनी चाहिए, खादी पर बहस होनी चाहिए, गांधी के चरखे पर बहस होनी चाहिए, गांधी के चश्मे पर बहस होनी चाहिए। किसान और मजदूर का सवाल है, नौजवान का सवाल है, उसके रोजगार का सवाल है। इन तमाम चीज़ों जो बुनियादी चीज़ें हैं इस पर बहस इस देश में चलनी चाहिए। यही कह करके बहुत क्रांतिकारी जगह है टंडन जी की। मजदूरों का भैया मजदूरों का 19,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है केंद्र सरकार से। जो मजदूरों का अनुदान में आया था 19,000 करोड़ रुपए का गबन हो चुका है, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। वो पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो कहाँ है 19,000 करोड़? ये रेडी पटरी मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले शेष में लिया गया है, हाँ। शेष में लिया गया है। तो चिंतामणि सेठ जी बात करेंगे। हाँ, हम चिंतामणि सेठ हैं, रेहड़ी पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं। मैं अपने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके आने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री 4 मार्च 2014 को एक पथ विक्रेता अधिनियम जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो कानून लागू किया उसके लिए जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए इस पर भी पास होना चाहिए। तो बोलिए लाइव आप ही क्या चाहते हैं? उन्होंने ये कहा कि मैं गरीब हूँ, चाय बेचने वाला हूँ और मैं गरीब हूँ, गरीबी में पला हूँ और गरीबों का भला करने वाला हूँ। तो बनारस के जितने पटरी व्यवसायी हैं, सोचिए कि एक चाय बेचने वाला यदि प्रधानमंत्री बन के आ रहा है तो जरूर ही गरीबों के हित में कुछ सोचेगा। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब वास्तविक में आप चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचे हैं, तो आपके इस संसदीय क्षेत्र में चाय बेचने वालों को उजाड़ा क्यों जा रहा है? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप जो है ये काशी की स्वच्छता बनाना चाह रहे हैं, इसके तहत बनारस में 25,000 रेहड़ी पटरी व्यवसायियों का जो दमन हो रहा है पिछले 1.5 महीनों से, उनकी आजीविका खतरे में पड़ी है, उनकी रोजी रोटी चली गई, उनकी बच्चे की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और कौन सी ये जो है स्वच्छता अभियान चला रहे हैं कि जिसमें पटरी व्यवसायियों को 25,000 का रोजी रोटी छीन ली गई। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जो चुनाव से पहले आपने कहा था कि मैं गरीब हूं, गरीबी में पला हूं, चाय बेचने वाला हूं, और आप जो ही सत्ता में आए त्यों ही गरीबों का दमन होने लगा। और मैं अभी वर्तमान अपने सीएम आदित्य जोगीनाथ को मैं बता रहा हूं कि अभी गोरखपुर में और कैबिनेट में पास किए हैं कि पटरी व्यवसायी को उजाड़ा न जाए, लेकिन आज 1.5 महीने से यहाँ के एसएसपी आए दिन पुलिस को पटरी व्यवसायी को उजाड़ रही है, जिसके चलते मैंने नगर आयुक्त से लेकर के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को हैंडओवर हाथ में पत्र दे करके कार्रवाई की मांग किया। सारे लोग ने कहा कि आपकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आए दिन पुलिस की आज पटरी व्यवसायी बनारस में 25,000 उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। अगर उन पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो 2019 में यही 25,000 वेंडर आपको उल्टा सबक सिखाने के लिए तैयार होगा। आइए देखिए कुछ कहना, परिचय बोलिए। मैं अनिरुद्ध नारायण सिंह समाजवादी रहा हूँ। बोलना है बोलिए, इधर लाइट में आइए, यहाँ बैठ जाइए। बैठ के आराम से। सवाल यह है कि यहाँ पर सब प्रश्न हो रहे हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूर्व विधायक रहे हैं अरविंद सिंह। हम राजनीति में जब से रहे तब तक परारकर भवन में लोहिया जी के पुण्यतिथि पर मैं बोलते बोलते यह बोल दिया कि अब समाजवादियों का वहाँ पर जमघट था कि अब आप लोग मोदी 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 कहिएगा। मेरा बड़ा विरोध हुआ, हमारे मित्र लोग विरोध किए। मैं आया 80 पर, मजाक में लोग कहते हैं देखिए ये राजनारायण जी के साथ रहे हैं, मोदी 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 कहा। वो अभी समय देखा और आज की स्थिति में देख रहा हूँ, लोग व्याकुल हैं।
जो लोग राजकाज में थे, सत्ता में थे और इतना दिन तक देश में राज किए, अब उनका राज जब जा रहा है तो छटपटा रहे हैं, जैसे मछली छटपटाती है। देश के अंदर क्या हुआ, नक्सलवादी पैदा हो गए। चारों तरफ नक्सलवादी क्या है, चीन के दलाल है, सीधे सीधे चीन के दलाल है। हमने कम्युनिस्टों को देखा है, यहाँ के कम्युनिस्ट जो है रसा में गए थे। हम लोग तो वहाँ पर जो यहाँ के पढ़ने वाले लड़के थे, हम लोगों से मिलने आए, क्यों सब कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के लड़के और वही सब ताकतरी के लोग दवाई वाई के नाम पर वहाँ पर जाकर करते हैं। तो रूस, चीन इस तरह करता है, अपने दलालों को यहाँ पर सेट करता है। वे लोग चाहे नक्सलिज्म पैदा करें, चाहे देश में अव्यवस्था करें, यह सब परिस्थिति आज राजनाथ सिंह अगर कर रहे हैं, कोई कर रहा है अगर उनके खिलाफ, तो यह देश हित में कर रहा है। हम समाजवादी हैं, लेकिन हम समाजवादी रहते हुए हम इन सब चीज़ों को, भाई शोषण के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग एकदम समाजवाद के राजनारायण जी के साथ अपना जीवन बिताए, परमनारायण जी के साथ जीवन बिताए। हम लोग के आदर्श डॉक्टर लोहिया थे, लेकिन आते आते जो स्थिति देख रहे कि समाजवाद ही हाईजैक कर लिया। जैसे भोला पांडे ने जहाज हाईजैक किया था, वैसे मुलायम सिंह ने हाईजैक कर लिया समाजवाद। क्या है, आप समाजवादी हैं तो मुलायम सिंह के पार्टी के होंगे। तो यह जो स्थिति देश में आ गई, इतनी अव्यवस्था पैदा हो गई चारों तरफ कि आज इसके लिए दोनों बराबर इन लोगों के विरोधी रहे हैं, जो कमल छाप वाले लोग हैं। लेकिन वो परिस्थिति है कि देश अब उन्हीं के पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? वही जो मैं कहता, आप लोग समझ जाइए कि सब लोग मोदी मोदी कहेंगे, अब आप लोग कुछ करेंगे नहीं। बेटा लूट लिया, बाप लूट लिया, बाप बेटा झगड़ा कर रहा है। जो अच्छे हैं वह भी लूट रहे हैं, कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित विचारों से रखते हुए कांग्रेस में रहते हुए ममता बनर्जी है, वहाँ पर घोटाला का घोटाला हो रहा है। चारों तरफ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यह सब लोग इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। जो लोग शासक वर्ग का विरोध इस समय कर रहे हैं, वे लोग खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसे गंदे लोगों के पीछे आंख मूंद करके चलने लगे, जिन लोगों का कि नस नस में गंदगी भरी हुई है। आनंद जी जो कह रहे थे, इनकी बात से कई जगह मैं असहमत हूँ। जब नक्सलवाद को रोकने के लिए केंद्र के गृह मंत्री सुकमा की घटना होती है, पहली घटना नहीं थी, इसी साल 36 जवान मारे गए और आज तक 550 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं, जो कि 10 साल में, मैं केंद्र की कांग्रेस सरकार की बड़ाई के लिए नहीं कर, उनका एजेंट नहीं बैठा हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जितने लोग शहीद नहीं हुए, मात्र 3 साल में 550। और दूसरी चीज, और आप सुनिए, आप जब एक नक्सलवादी जो 136 हत्याओं का 136 हत्याओं का दोषी है, जिसने सीआरपीएफ से अधिकारियों को मारा, आप उसको 12 लाख रुपए दे करके और पुरस्कृत करते हैं। तो आप सोचिए कि उन शहीदों की विधवाओं के ऊपर क्या गुजरती होगी। आप एक नक्सलवादी को हीरो बनाते हैं। आप सुकमा की घटना के बाद आप नक्सलवाद को रोक रहे हैं। आप कश्मीर से चले थे, आज आप वहाँ कहते हैं कि वहाँ की आवाम को तय करना पड़ेगा कि कलम उठाओगे या हथियार उठाओगे। आज उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में आज हिंदुओं के भीतर ही दलितों का उत्पीड़न हुआ। क्या वहाँ पे लड़ाई करने वाले लोग मुसलमान हैं? क्या आज जो है ध्रुव सक्सेना जैसा व्यक्ति मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया का प्रभारी है, वो आईएसआई के एजेंट के रूप में काम करता है। अरे मुझे लगता है कि अगर ध्रुव सक्सेना की जगह इकराम खान होते तो शायद वहाँ पे दंगा मच गया होता। आज बच्चा चोर के नाम पर झारखंड में 18 हत्याएं होती हैं। क्या वहाँ पे रामराज चल रहा है? क्या इसी उत्तर प्रदेश में जब हम लोग बात करते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में जिस विकास की बात करते हैं, गंगा के नाम पे आनंद जी किनारे रहते हैं, 4000 करोड़ रुपया चला गया और मात्र 18 अधिकारियों का आरटीआई के द्वारा, ये संजीव सिंह का जवाब नहीं है, किसी दल का जवाब नहीं, मात्र 18 अधिकारियों की बैठक 48 लाख रुपए कौन खर्च करता है? श्राद्धवी जी, जो नमामि गंगा है। आज तक बनारस के लोग समझ नहीं पाए कि 20 करोड़ की ये योजना, ये नमामि गंगा है कि अवामी गंगा है। 4000 करोड़ रुपए आप कमा डाले, उसमें कहाँ खर्चा हुआ? गंगा सूखती चली जा रही है, 32 के 32 नाले गिर रहे हैं। आप कहते थे माँ गंगा ने बुलाया। ये मोदी जी, ये याद रखिएगा, गंगा जीवनदायिनी है, गंगा मोक्षदायिनी भी है। आज आप 200 हिंदू बौद्ध हुए। मैं कभी भी जात के धर्मगत की बात नहीं करता, लेकिन जो सरकार लगातार हिंदुओं की तारीफदारी करती थी,
आज सहारनपुर में वो झगड़ा कौन कर रहे हैं लोग? आज जो जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं, वहां पे जाकर के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। लाखों लोग जुटे हैं आज वहां पे, अब्दुल्ला भाई, वहां पे आज जंतर मंतर पे आज वहां का मीडिया नहीं जाएगा। मीडिया जाएगा कपिल मिश्रा के मनोरंजन शो को दिखाएगा। मीडिया तमिलनाडु के जो किसान बैठे हुए थे, वो कभी मूत पीते थे, अपना मूत्र पीते थे, वो कंकाल को लेकर बैठते थे, मीडिया वहां नहीं जाएगा। मीडिया उत्तर प्रदेश जल रहा है, इस पे नहीं जाएगा। मीडिया बीएचयू के भीतर जो संघ के एजेंडे पे छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, उस पे नहीं जाएगा। मीडिया 4000 करोड़ लूटने वाले उस गंगा पे नाम पे नहीं जाएगा। मीडिया आईएसआई के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात नहीं करेगा। मीडिया बच्चा चोरी करने वाले, उनके किडनी निकालने वाले रूपा गांगुली के खिलाफ वेस्ट बंगाल में मीडिया नहीं जाएगा। और उनका नेता कौन है? विजय वर्गीज, जो भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री है। आज सवाल पूछना चाहता हूं, बिल्कुल मुलायम सिंह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई ऐसे नहीं होगी। राजनाथ सिंह के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अदानी अंबानी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज रेलवे को डीजल कौन दे रहा है? एनटीपीसी नहीं दे रही है, अंबानी दे रहे हैं। आज बीएसएनएल का प्रचार हमारा प्रधानमंत्री नहीं करता है, कहता लो बेटा जियो लो। रिलायंस का प्रचार करता है। क्या है हमारा प्रधानमंत्री? क्या एक पूंजीपतियों के सारे पे काम करने वाला प्रधानमंत्री चलेगा? एक तरफ कहते थे कि मैं चाय वाला हूं, आज लंका पे यहाँ पे खदेड़ खदेड़ के यहाँ के पुलिस के लोगों ने मारा। 2013 में वेंडरों का कानून संसद से पास हुआ, मोदी जी, जहां बैठते नहीं थे आपके लोग बैठते थे, और आज उनका संरक्षक नगर आयुक्त है। डीएम कहता है कि पुलिस नहीं आनी चाहिए, नगर आयुक्त कहता है कि मैं संरक्षक हूं, लेकिन 25,000 वेंडरों को खदेड़ के मारा जाता है जिनका कानूनी अधिकार है। आज कानून के ऊपर बात करिए तो कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप धर्म के ऊपर बात करिए तो कहेंगे आप हिंदुत्व तो नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पाकिस्तान में निहाल है क्या? अगर पाकिस्तान कोई जाएगा तो ये देश को बेचने वाला ध्रुव सक्सेना जाएगा पाकिस्तान। ये तीनों जैन जो देह व्यापार का काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से बिहार, वो मध्य प्रदेश में है, पाकिस्तान वो जाएगा। पाकिस्तान वो जाएगा जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, वो लोग जाएंगे। ये ननिहाल उनकी है। आज ये चर्चा जो चल रही है, आज रोजगारी छिनती चली है, रोजगार नहीं है उत्तर प्रदेश के साथियों के पास। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब अनिल यादव चेयरमैन थे, क्योंकि उसी हवा से निकल के निकला हूं, तो कहा गया था, राजनाथ सिंह गए थे धरने पे, कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो सरकार बनते सीबीआई जांच कराऊंगा। माननीय राजनाथ सिंह, आप अपनी बात को ख्याल करिए। 2.5 वर्ष हो गए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर सीबीआई की जांच कब बैठेगी? योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, कहते हैं कि स्लॉटर हाउस बंद करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम हो गए, इसके पहले 13 नगर निगम थे। योगी आदित्यनाथ जी, आपके एक नगर निगम का मेयर, बनारस का मेयर कभी भी बात उठाया हो कि यहाँ पे अवैध स्लॉटर हाउस कहाँ चलते हैं? नहीं, क्योंकि आपके मेयरों की मिली भगत थी, कभी भी किसी मेयर ने नहीं उठाया। दूसरी तरफ बात करना चाहता हूँ, आपने शिक्षा को लेकर के कहा, 2011 में यहाँ पे जितने परिवार के लोग बैठते हैं, सबके बच्चे बैठते हैं। एक शासनादेश आया था 19 मई 2011 को, जब सुश्री मायावती जी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी। उस शासनादेश में लिखा गया कि निजी स्कूल 3 साल के पहले नहीं और 10% से ज्यादा नहीं फीस की वृद्धि नहीं कर सकते, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। कहा कि हमारा जब पहला सत्र बैठेगा विधानसभा का, तुरंत कानून लाएंगे। आज हम सारे लोग अभिभावक हैं, मैंने अपने बच्चों की अप्रैल से लेकर जून तक की बड़ी फीस जमा की। किसानों के लिए फिर जुमला हो गया, कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 24 घंटे में आते किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सरकार बनते ही कहा कि नहीं, सीमांत किसान और लघु किसानों को कहा कि 36,000 करोड़ देंगे। फिर जुमला साबित हो गया। आरबीआई कह रही है, जब उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि बॉन्ड आप जारी कर दीजिए, वो कह रही है आरबीआई कि हम बॉन्ड नहीं दे सकते। योगी आदित्यनाथ जी, जब बॉन्ड जारी करेंगे तो आपकी सरकार महाराष्ट्र में भी है जहाँ किसान मर रहा है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में जहाँ किसान मर रहा है, आपकी सरकार झारखंड में जहाँ मध्य प्रदेश में किसान मर रहा है, आपकी सरकार और अन्य पार्टियों की भी जहाँ सरकार है वो भी यही वादा करते हैं। तो बॉन्ड जारी करते करते बैंक दिवालिया हो जाएगा। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 36,000 करोड़ रुपए भी नहीं मिलने जा रहा है, उसको लेकर के 8-10 अधिकारियों की टीम बनाई गई है और कहा जा रहा है कि महंगाई या कैसे कंट्रोल नहीं करना है। ये कहा जा रहा है कि सेस के द्वारा, कुछ एक्स्ट्रा टैक्स के द्वारा वो 36,000 करोड़ कैसे आएंगे। और आपको बता दूं, 8-10 अधिकारियों के, उत्तर प्रदेश के सीनियर IAS अधिकारियों की मीटिंग में उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी के साथ, मीडिया पे नवभारत टाइम्स की खबर आई है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मात्र 10-12 करोड़ रुपए हम जुटा पाएंगे, 36,000 करोड़ नहीं जुटा पाएंगे। तो आज
उन किसानों के साथ भी एक जुमला साबित किया इस सरकार ने। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, आप भी घर में अपनी किसानी करते हैं, आपका भी बच्चा पढ़ता है। और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आप कहते थे कि जंगल राज चल रहा है। आज मथुरा की घटना कैसी हुई? दिन दहाड़े मार दिया गया। बनारस में 40 साल में ऐसी भयंकर डकैती नहीं हुई थी जहां पे 14 करोड़ का सोना लूटा गया और 100 ग्राम सोना आता है। आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पे जो नंगा नाच कानून का चल रहा है, कौन लोग हैं बताना पड़ेगा, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मुझे मालूम है जब अपराधी पकड़े गए तो माल भी तो पकड़ा जाना चाहिए। आज एंटी रोमियो के नाम पे इलाहाबाद जिस तरीके के कुंवर सुरेश जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना अभी अरविंद जी एक बात कह रहे हैं, बात हम मुद्दों की करेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री की बनने के पहले जनता से क्या क्या वादा किया और किन किन बातों का विरोध किया था, हमको ठीक से याद है। अगर मित्र चाहे तो मैं उनको सुना सकता हूँ कि आधार कार्ड का इतना ज़्यादा विरोध मोदी ने किया, कहा कि आधार कार्ड देश के लिए घातक है, FDI देश के लिए घातक है, GST देश के लिए घातक है। तो जो चीज़ें घातक थी आज उन्हीं चीज़ों का आप जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आधार कार्ड कंपल्सरी आगे निकल गए, तो इसलिए हम सवाल मुद्दों पर होना चाहिए। 70 साल का हिसाब छोड़ दीजिए, आप अपने 3 साल का हिसाब दीजिए कि देश की जनता के लिए आपने कौन कौन सा वादा पूरा किया। आज भी आज के डेट में 3 सैनिक हमारे मारे गए हैं आज और 4 उग्रवादी मारे गए हैं। ऐसा लगता था मोदी जी आएंगे, पाकिस्तान डर के मारे कांप रहा है, चीन को साफ कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान रोज हमारे सैनिकों को मार रहा है। नोटबंदी होगी, उग्रवाद बंद हो जाएगा, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन आज सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं, उग्रवाद भी बढ़ा है। और ये जो हाँ भैया, अब आप ऐसा है कि मैं सुन लिया, नहीं मैं सुन लिया और आप जो लोग हैं वो अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने जो पहले कहा कि अभी हम नहीं बदल रहे हैं और हम जो मैंने कहा कि मोदी 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 कहेगा, क्यों जनता कह रही है? जो लोग उससे हटाना चाहते हैं दिमाग, वे पहले अपने गिरेबान में देखें किसके साथ है। सुनिए बात, मेरी बात, मेरी बात मैं आपकी बात में नहीं बोला, मैं आपकी बात में बोला ही नहीं। हम अपने गिरेबान में देखें, हम देखें, हम हमारी बात आप सुनिए कि आप बदलते होंगे, हम बदलने वाले। चलिए दोनों लोग आप बदले अपने तरीके से काम करें। हम देख रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे अपनी बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं। अनिरुद्ध भाई पुराने समाजवादी नेता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ का इन्होंने नेतृत्व किया है और वो जुझारू तेवर इनके अंदर आज भी है। आज भी इनके अंदर वो आग इनके ऊपर धधक रही है। समाजवादी राजनारायण जी के सामने। लेकिन एक चीज है, दो बात देखिए, देश की हालत हर आदमी जानता है, देश की हालत क्या है और आज की स्थिति में जो चीजें चल रही है वो जनता हटाएगी। आप नहीं हटाएंगे ना, आप बोलिए अरे छोड़िए ये सब फालतू चीजें, बहुत दिमाग हटाने का है। कैमरे के सामने पकड़ा गया हो, उसकी बात नहीं करेंगे। मोदी भी अपने से नहीं आए, उसमें ये बात ठीक कह रहा है कि हम लोग की कमियां थी। वही मायावती, वही मुलायम सिंह, वही लालू, इसका भी रिएक्शन बहुत जबर
अरे साहब एक और बात सुनिए, भ्रष्टाचार की बड़ी बात हो रही है। मैं आदरणीय सीनियर मित्र से जानना चाहता हूँ कि क्या उनको पता है कि सीवीसी ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रखी है, वो रिपोर्ट ये बताती है, लोग को बोलने दीजिए, वो रिपोर्ट ये बताती है, मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ, वो रिपोर्ट ये बताती है कि जब से ये सरकार आई है 67% भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो अपनी रिपोर्ट मानते हैं कि नहीं? हम तो कार्रवाई सब पर करें। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताए कि कितना काला धन निकाले हैं अभी। मैंने बाबूजी से ये पूछ लिया कि कितना काला धन निकाला गया, कितने लोग अंदर गए हैं, और इसमें खाली गरीबी मरे हैं, कोई अमीर नहीं मरा। 50-50 यहाँ सब पैसा भजा दे रहे हैं और गरीब लाइन में लग जा रहे हैं, और जो मर रहे हैं उनका फोटो नहीं आ रहा है। एक दिन मोदी जी के माई जा रही है, लाइन में लग जा रही है, उनका फोटो आ रहा है, और ये कहते हैं कि यही हमारी संस्कार है, हमें परिवार नहीं है कि हमारे हर सरकार, सारी लोगों की सरकार आई है, ये नहीं कि भारतीय जनता की आई है, मायावती जी की भी सरकार आई है, सबकी सरकार आई है। लेकिन अंकल जी बोले हैं कि क्राइम किसकी सरकार में, ये हमको साबित करके बताया कि किसकी सरकार में क्राइम नहीं हुई। बस यही प्रश्न है, तो बताएं। मैं अपने नौजवान साथी, बिल्कुल भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो सरकार लगातार ये कहती थी कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, बिहार में जंगल राज चल रहा है, आज मेरे नौजवान साथी 2 महीने 2000 करोड़ खर्चा मैं किसी दल को गिराने के लिए नहीं, सरकार की बात कर रहा हूँ। बिहार की सरकार की वर्तमान तुलना कर लीजिए, हफ्ते में 3 हत्या हुई है, और उत्तर प्रदेश में 2 महीने में मीडिया के द्वारा जो आया 795 हत्याएं हुई हैं, 778 बलात्कार हुआ है। मैं ये कहता हूं, और सुनिए, अपराध को कम करने के लिए अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस सदन में बयान देते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं उसी सदन में फिर से वीडियो देखिएगा, पूर्वांचल के जाने माने माफिया विधायक पीछे बैठे होकर के ताली बजाते हैं। तो आप कौन सा अपराध दूर करने की बात कर रहे हैं? तो उनको चुन के हम लोग भेजते हैं, टिकट ये लोग देते हैं, बिना टिकट दिए आप नहीं चलते। टिकट से कोई मतलब नहीं, ऊपर करने से पहले खुद अपने आप को कहीं तभी नहीं चलना चाहिए। अपराधी को टिकट क्यों देता है? अपराधी को टिकट क्यों देता है? लेने के दाएं हाथ का नियम है, 3 उंगलियां अपने ऊपर इशारा करती है, 1 उंगली ऊपर ही कागज। पहले आप अपने ऊपर देखिए ना, आप क्यों ऐसे जनप्रतिनिधि? नोटा है आपको, नोटा नोटा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, जानते हैं आपके पास नोटा के बारे में, नोटा के बारे में उसका वैल्यूएशन नहीं। दूसरी बात नहीं है आपके पास, राइट टू रिजेक्ट नहीं है आपके पास, राइट टू रिकॉल नहीं है। नोटा में नोटा इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है नोटा, नोटा इफेक्टिव नहीं है। लो आप कट्टर किसी पार्टी के, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, किसी पार्टी का सदस्य, ये ऑडियंस में से नोटा का क्लासिफिकेशन लाया गया है, साथी को बता दो, नोटा लाया गया है, नोटा लाया गया है, नोटा का जो बटन है उसका वैल्यूएशन नहीं है। क्या है, जो आप चाहते हो वही होगा जी, अल्टीमेट जी जी। नोटा मतलब क्या? कि आपका वोट खराब, नोटा मतलब कि आपके पास राइट टू रिकॉल नहीं है, आपको राइट टू रिजेक्ट नहीं है। अगर आप 51% नोटा का क्लासिफिकेशन देखिए, दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, यही तो समझिए। कांग्रेस लोकपाल आ रहा था, कांग्रेस उसके विरोध में लोकपाल लाओ ना, लोकपाल क्यों नहीं ला रही? लोकपाल क्यों नहीं ला रही? बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे जनता के बीच में, तमाम कार्यक्रमों को लेकर के, नोटा को लेकर के। यही यह सरकार है, यही ये विचारधारा है कि सबको इतना भ्रमित कर दो कि कोई कुछ समझ ही न पावे, जो वो बतावे बस उसी को समझो। भैया देखो, ये तो मॉडल बिल्कुल जर्मनी वाला, हिटलर वाला मॉडल चल रहा है। उनके यहाँ गोबल्स का शासन है। गोबल्स महोदय का कहना था कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। यही स्थिति आज की तारीख में हिंदुस्तान में हो गया है। तो इससे निजात कैसे पाया जाए? हमारे अनिरुद्ध भाई पुराने हमारे समाजवादी हैं, पर जब इनका भी दर्द, इनका भी कष्ट, इनकी भी पीड़ा ये है। ऐसा है कि मैं 2 बात आपसे कहूँगा। जरूर, नोटा के बारे में क्लासिफिकेशन। नोटा
के बारे में जो आप पहले इस बात को महसूस करिए कि यह हो क्यों रहा है, यह हो क्यों रहा है। ऐसा है कि कुछ लोग जब तक किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ करके और उसी का मुहिम चलाना नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सिद्धांतों की बात होनी चाहिए, सिद्धांतों पर कोई चलने के कार्यक्रमों की बात होनी चाहिए, नीतियों की बात होनी चाहिए। वैसे क्या चीज होता है और वह उसी आधार पर चल रहे हैं लोग। और जिस तरीके से चाहते हैं कि सिद्धांत ला दिया जाए वह कहीं से बंधे हुए हैं। आज जो भी आज कर रहे हैं इसको, या कोई न कोई सैद्धांतिक या कोई न कोई पहलू या कोई न कोई वो जो बनाना चाहते हैं वो ऐसे 2 मिनट में नहीं बन जाएगा कि एक ही को चावल सब जबरदस्ती कह दिया जाए। क्यों दिया है? जहाँ तक क्लियरेंस ले रहे थे वो साथी नौजवान साथी थे, जिस नोटा की बात कर रहे थे स्पष्ट करना चाहूँगा और लोकपाल की बात कर रहे थे, दोनों बातों को कहना चाहूँगा। नोटा बड़ी लंबी लड़ाई के बाद देश के सारे दल उसमें शामिल थे, लेकिन नोटा का आज वैल्यूएशन ये है कि अगर 50% वोट गिरा और 40% बटन नोटा पे दब गई तो अभी चुनाव की गिनती 10% में होगी, 40% का माने नहीं है। जब तक नोटा को राइट टू रिकॉल का दर्जा नहीं मिलेगा, यानी अगर नोटा का परसेंटेज 51% हुआ तो उस विधानसभा लोकसभा में इलेक्शन कैंसिल करना पड़ेगा, तब तो नोटा का वैल्यूएशन है। आज नोटा मीन्स हो गया कि आप अपने मताधिकार का खराब प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, लड़ाई चल रही हो, आगे भी हम अपील करते हैं। लोकपाल की बात कही, 2013 में जब रामलीला मैदान में आंदोलन 2011 में जन लोकपाल का शुरू हुआ था, 1968 का जो लोकपाल कानून था, जयप्रकाश नारायण जी की किताब में था कि लोकपाल अगर आएगा तो हिंदुस्तान का भ्रष्टाचार दूर होगा। वो 1968 का आंदोलन जब 2011 में जंतर मंतर से निकल के रामलीला मैदान गया तो 2013 में महाराष्ट्र के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख प्रधानमंत्री जी का चिट्ठी लेकर के गए थे कि हम लोकपाल कानून ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र और सारे दल के लोगों ने मेज थपथपा करके लोकपाल कानून पास किया था। आज 2.5 साल में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इससे काम नहीं चलेगा। आपने लोकपाल नियुक्त क्यों नहीं किया? आपने सीवीसी का प्रमुख क्यों नहीं नियुक्त किया? अगर ये नहीं, अगर लोकपाल नियुक्त नहीं करते, सीवीसी को नियुक्त नहीं करते, और बताना चाहता हूँ कि लोकपाल कोई केजरीवाल नियुक्त नहीं कर सकता, लोकपाल कोई अखिलेश यादव नियुक्त नहीं कर सकता, लोकपाल को योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकता। लोकपाल अगर कभी भी स्थापित किया जाएगा तो देश का प्रधानमंत्री करेगा, संसद में बहुमत में कार्य करने वाली सरकार करेगी। और अगली बैठक लहरावीर के आजाद पार्क में अगले संडे को होगी। बस इसी कार्यक्रम के साथ आज साथी का समाप्त करते हैं। एक सवाल है, जहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे हों तो सच्चा टूट जाता है। आपने तो जिस्ट कर दिया। अब अगली सर्वदलीय बैठक शाम 7 बजे आजाद पार्क पे होगी। हम सारे व्यूअर्स को धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार इस आवाज को बढ़ाते रहें और इसी तरह से जनहित के मुद्दा हम लगातार उठाते रहेंगे। अगले रविवार को लहरावीर आजाद पार्क पे हम सब एकत्रित होंगे। तब तक के लिए बनारस हो, यहाँ हम आपस में बैठ के झगड़ते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सच चर्चा करते हैं, और यही लोकतंत्र की मजबूत आधार है। और इस चीज को हम अगले रविवार को हम लहरावीर आजाद पार्क में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे 7 से 9।